वेलकम टू टेक अनलॉक। इस वीडियो में देखेंगे हम हमारा 5th चैप्टर जो है हमारा कंपाइलर डिज़ाइन ऑप्शन। ठीक है, 5th नंबर का चैप्टर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट है इस चैप्टर का इंटरप्रेटर। ठीक है, आपको पता है हमने कंपाइलर और असेंबलर देखा है डेफिनेशन में। ठीक है, लेकिन हमें इंटरप्रेटर इतना मालूम नहीं है। ठीक है, उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जानकारी लेंगे। यहाँ पे देखिए इंटरप्रेटर, यहाँ पे देखिए एन इंटरप्रेटर इज अ लैंग्वेज प्रोसेसर दैट ब्रिजेस एन एग्जीक्यूशन गैप विदाउट जनरेटिंग अ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। ठीक है, अगर एक लाइन में अगर इंटरप्रेटर की अगर डेफिनेशन कही जाए तो क्या है, एक लैंग्वेज प्रोसेसर है। ठीक है, मतलब आपकी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी उसे क्या करता है, प्रोसेस करता है। मतलब ये क्या है, इन शॉर्ट में अगर कहा जाए तो कंपाइलर आपका क्या करता है, प्रोग्राम कंपाइल करता है और बाद में हम उसे क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब डायरेक्टली रन कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे इंटरप्रेटर भी ऐसा ही काम करता है, लेकिन ये प्रोग्राम को इंटरप्रेट करता है। ठीक है, मतलब इसके एक अलग फॉर्म में क्या करता है, ये एक अलग इसका रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करता है, एक उसके अलग कोड में क्या करता है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करता है प्रोग्राम का, और बाद में उसे क्या करते हैं, हम एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन कंपाइलर में और इसमें क्या है, बहुत डिफरेंस है। वो कैसे डिफरेंस है वो हम आगे आगे जैसे जाएंगे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पे देखिए इंटरप्रेटर लैंग्वेज प्रोसेसर है विच दैट ब्रिजेस एन एग्जीक्यूशन गैप विदाउट जनरेटिंग अ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। ठीक है, यानी विदाउट आपका क्रिएटिंग टारगेट कोड, ये क्या करता है, आपका एग्जीक्यूशन गैप में क्या करता है, ब्रिज का काम करता है। मतलब ये प्रोग्राम एक्चुअली क्या करता है, ये इंटरप्रेटर आपका प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। कंप्लीटली आपका प्रोग्राम स्कैन नहीं करता है एक ही टाइम में, ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन उसका क्या करता है, स्कैन करके एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, आपका कंप्लीटली स्कैन करके एग्जीक्यूट करता है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, कैसे मैं आपको बताऊंगा आगे आगे, जैसे हम आगे जाएंगे वैसे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिंपली यहाँ पे इतना याद रखिए कि एग्जीक्यूशन गैप को फिल करने का काम कौन करता है, आपका इंटरप्रेटर करता है। मतलब सिंपली अगर सपोज एक लाइन का एग्जीक्यूशन हो गया तो सेकंड लाइन का एग्जीक्यूशन उसे जोड़ने का काम कौन करेगा, आपका इंटरप्रेटर करता है। ठीक है, ब्रिजेस एंड एग्जीक्यूशन गैप। यहाँ पे देखिए दैट इज एन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट्स द सोर्स प्रोग्राम विदाउट कन्वर्टिंग इट टू द टारगेट कोड। ठीक है, मैंने आपको बताया कंपाइलर क्या करता है, कंप्लीट स्कैन करके उसका टारगेट कोड बनाता है और बाद में हमें उसे एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन ये विदाउट क्रिएटिंग टारगेट कोड, ये क्या करता है, आपका लाइन बाय लाइन क्या करता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करता है। ठीक है, प्रोग्राम क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है विदाउट क्रिएटिंग और विदाउट कन्वर्टिंग इट टू द टारगेट कोड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इंटरप्रेटर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स यूजर प्रोग्राम लाइन बाय लाइन इनटू कंप्यूटर रिकॉग्निजेबल लैंग्वेज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा ये क्या करता है, आपका कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है। ठीक है, यानी इसे हम एक टाइप का क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कह सकते हैं दैट ट्रांसलेट यूजर प्रोग्राम लाइन बाय लाइन इनटू कंप्यूटर रिकॉग्निजेबल लैंग्वेज। ठीक है, ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन स्कैन करता है और किस में कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है आपका कंप्यूटर रिकॉग्निजेबल लैंग्वेज में। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखिए इट परफॉर्म्स अ इंटरप्रिटेशन ऑफ अ सोर्स प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ इंटरप्रिटेशन साइकिल। यहाँ पे देखिए एक कंसेप्ट आई है आपकी इंटरप्रिटेशन साइकिल। ठीक है, इंटरप्रिट करता है मतलब ये इसके फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करता है ऑफ सोर्स प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ इंटरप्रिटेशन साइकिल। ठीक है, अब ये क्या करता है, एक टाइम यूनिट आप कह सकते हैं इसे। ठीक है, इंटरप्रिटेशन साइकिल में क्या करता है, ये सोर्स प्रोग्राम का कन्वर्जन करता है और हर एक साइकिल में क्या होता है, यहाँ पे देखिए इन दिस साइकिल एट ईच एग्जीक्यूशन इट एनालाइज द नेक्स्ट स्टेटमेंट of the source program for searching its meaning and performing the action which are implemented in the meaning। ठीक है, ये क्या करता है, हर एक साइकिल में क्या करता है, ये एक एग्जीक्यूशन करता है, ये एनालाइज करता है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या होगा। ठीक है, मतलब सपोज एक लाइन हमने एग्जीक्यूट कर दी तो वो एनालाइज करेगा कि नेक्स्ट लाइन में क्या होगा। ठीक है, मतलब नेक्स्ट लाइन क्या है ये वो एनालाइज करेगा, एज वेल एज क्या करेगा, यहाँ पे देखिए सोर्स प्रोग्राम फॉर सर्चिंग इट्स मीनिंग। ठीक है, मतलब सोर्स प्रोग्राम क्या करने की कोशिश कर रहा है, मतलब इसका एग्जीक्यूशन क्या है, मतलब ये प्रोग्राम किसका है, मतलब इसे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, प्रिंट एफ करना है, मतलब प्रिंट करना है, स्कैन करना है। ठीक है, ये सर्च भी करता है उसका मीनिंग और अकॉर्डिंगली ऑपरेशन क्या करता है, परफॉर्म भी करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे ऑपरेशन करता है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होती है। ठीक है, इस वजह से हमें समझ में भी नहीं आता, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड क्या हो जाता है, आपका एग्जीक्यूशन हो जाता है। यहाँ पे देखिए परफॉर्मिंग द एक्शन विच आर इंप्लीमेंटेड इन द मीनिंग। ठीक है, मतलब वो लाइन में जो भी मीनिंग होगा, प्रिंट एफ होगा, स्कैन एफ होगा, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो उसका मीनिंग सर्च करके परफॉर्म भी कर देगा। ठीक है, विद इन अ सेकंड्स क्या हो जाएंगे, ये सभी ऑपरेशन आपके परफॉर्म
हो जाएंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस देखेंगे। उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि दोनों क्या काम कैसे करते हैं। ठीक है, मतलब दोनों प्रोग्राम कैसे रन करते हैं। ठीक है, मतलब दोनों का काम क्या है, आपका सोर्स प्रोग्राम का फाइनली आउटपुट क्या करना है, एग्जीक्यूट करना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हम इंटरप्रेटर का ही देख रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, यूज ऑफ इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर का यूज हमें क्यों है। ठीक है, इंटरप्रेटर की जरूरत क्यों पड़ती है, अगर हमारे पास पहले से कंपाइलर है तो इंटरप्रेटर की जरूरत क्यों पड़ती है। देयर आर 2 रीजन्स व्हाई यूज ऑफ इंटरप्रेटर इज मोटिवेटेड। यहाँ पे देखिए 2 ऐसे कारण है जिसकी वजह से हमें इंटरप्रेटर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एक है उसकी इफिशियंसी इन सर्टन इन्वायरमेंट। ठीक है, कुछ ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट हो सकते हैं आपके प्रोग्राम में कि जहाँ पे इफिशियंसी क्या हो सकती है, इंटरप्रेटर की ज़्यादा हो सकती है एज कम्पेयर टू कंपाइलर, और अदर आपके जो भी लैंग्वेज प्रोसेसर है उनसे क्या हो सकते हैं, इसकी इफिशियंसी ज़्यादा हो सकती है इन सर्टन इन्वायरमेंट। अब ये कौन से इन्वायरमेंट है मैं आपको बताऊंगा आगे। और नेक्स्ट देखिए इसकी सिंप्लिसिटी। ठीक है, मतलब इसकी सिंप्लिसिटी, सिंपल टू यूज। ठीक है, इसकी वजह से यानी इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से भी हम क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेटर यहाँ पे चूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब इफिशियंसी सर्टेन इन्वायरमेंट में इसकी ज़्यादा कैसे हो सकती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एज इफ द प्रोग्राम इज मॉडिफाइड बिटवीन द एग्जीक्यूशन। ठीक है, अगर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बीच में अगर मॉडिफाई हो रहा है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ समझने की कोशिश कीजिए। अगर हमारा एग्जीक्यूशन के बीच में अगर कुछ मॉडिफिकेशन हो रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एंड द स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड इज लेस देन साइज ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, और जितने भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं उनकी साइज आपके ओरिजिनल प्रोग्राम के साइज से अगर कम है तो क्या होता है, देन इट इज बेटर टू यूज इंटरप्रिटेशन फॉर द प्रोग्राम। इंटरप्रिटेशन फॉर द प्रोग्राम मतलब क्या है, मतलब इंटरप्रिटेशन प्रोसेस करना क्या होता है, ईजी होता है, बेटर होता है एज कंपेयर टू आपके कंपाइलेशन प्रोसेस के। ठीक है, कैसे, यहाँ पे देखिए अगर हमने यहाँ पे 100 लाइंस का अगर कोड लिख दिया। ठीक है, इसकी सपोज मेमोरी है आपकी 100 KB। ठीक है, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 100 KB। अगर इस प्रोग्राम में आपके कुछ ऐसे स्टेटमेंट है, ठीक है, 100 में से अगर 20 स्टेटमेंट ऐसे हैं कि जिनको क्या लग रहा है, मॉडिफिकेशन लग रहा है। ठीक है, मतलब वो मॉडिफाई हो रहे हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ठीक है, एज कंपेयर टू इन्वायरमेंट। ठीक है, जो भी है मेमोरी, बैंडविड्थ या जो भी है उसके रिसोर्स के अकॉर्डिंग क्या हो रहे हैं, वो चेंज हो रहे हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ठीक है, सपोज उस 20 लाइंस के लिए आपको क्या कोड लग रहा है, 20 KB की एक्स्ट्रा आपको साइज लग रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है, उन 20 लाइन के लिए 100 लाइन में से क्या लग रहा है, 20 KB की साइज एक्स्ट्रा लग रही है। तो वो जो 20 KB है तो वो आप इंटरप्रेटर में क्या कर सकते हैं, फास्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर आपका एग्जीक्यूशन के दौरान कोई स्टेटमेंट अगर ज़्यादा चेंज हो रहे हैं तो। ठीक है, और ये साइज़ आपकी क्या होनी चाहिए, आपके ओरिजिनल प्रोग्राम के साइज से क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए। ठीक है, आपके प्रोग्राम के साइज से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने दिया है लेस देन होनी चाहिए साइज ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, अगर यहाँ पे मॉडिफिकेशन नहीं हो रहे हैं तो आपका कंपाइलर क्या हो सकता है, यहाँ पे बेटर परफॉर्म कर सकता है। अगर आपका सिंपल प्रोग्राम है, ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं हो रहे स्टेटमेंट में, तो आपका कंपाइलर यहाँ पे इफिशिएंट हो सकता है। ठीक है, कैसे हम आगे डिफरेंस देखेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। ठीक है, सिंपली यहाँ पे इतना याद रखिए कि अगर मॉडिफिकेशन हो रहे हैं एग्जीक्यूशन के वक्त तो आपका इंटरप्रेटर क्या होता है, मोर इफिशियंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से भी हम इसे क्या करते हैं, इंटरप्रेटर हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, और इसके आपको सम भी मिल जाएंगे आपके टेक्स्ट बुक्स में या आपके रेफरेंस बुक में, जो भी आप रेफर कर रहे हैं। रेफरेंस बुक के लिए आप सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इस नाम का एक रेफरेंस बुक है जिसके ऑथर है DM धामधरे, तो आप वो रेफरेंस बुक भी रेफर कर सकते हैं इस कंसेप्ट के लिए। ठीक है, या अपने टेक्स्ट बुक्स भी आप चाहे तो रेफर कर सकते हैं। ठीक है, जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है मैं उतनी ही जानकारी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। ठीक है, डिटेल में अगर एग्जाम्पल वगैरह आपको चाहिए तो आप रेफरेंस बुक रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ओवरव्यू ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंटरप्रेटर कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट। ठीक है, आपको पता है जैसे आपका असेंबलर काम करता है, जैसे आपका कंपाइलर काम करता है, मतलब सिंपली एक प्रोग्राम का कन्वर्जन आप सोर्स प्रोग्राम का कन्वर्जन टारगेट कोड में करते हैं, मतलब आप क्या करते हैं, उसे एग्जीक्यूट करते हैं। सिंपली आपका इंटरप्रेटर भी क्या कर रहा है, सोर्स प्रोग्राम का कन्वर्जन क्या कर रहा है,
आपका फाइनली एग्जीक्यूट कर रहा है। मतलब यहाँ पे देखिए इसे खुद के भी कुछ डेटाबेस लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंबल टेबल लगेगा पहले। इट होल्ड्स द इंफॉर्मेशन ऑफ एंटिटीज इन द सोर्स प्रोग्राम, मतलब सोर्स प्रोग्राम में जितने भी सिंबल आए होंगे, जितनी भी एंटिटीज आई होंगी, इसके लिए उसे क्या लगेगा, खुद का डेटा स्ट्रक्चर लगेगा जिसे हम सिंबल टेबल कह सकते हैं। सिंबल टेबल होता है, उसमें क्या होते हैं, उसके एंटिटीज सोर्स प्रोग्राम के क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। नेक्स्ट देखिए डेटा स्टोर। डेटा स्टोर करके क्या है, इट कंटेन्स वैल्यूज ऑफ डेटा आइटम्स डिक्लेयर्ड इन दी प्रोग्राम बीइंग इंटरप्रिटेड, ठीक है। जो भी प्रोग्राम आपका इंटरप्रिट हो रहा है उसमें जो भी आपकी डेटा आइटम डिक्लेयर है, ठीक है, उनकी जो भी वैल्यूज है वो क्या होते हैं, यहाँ पे डिफाइन होते हैं इस सेगमेंट में। और थर्ड देखिए आपका क्या है, थर्ड कंपोनेंट है आपका डेटा मैनिपुलेशन रूटीन्स, ठीक है। रूटीन्स हमने देखे इसके पहले, अ सेट ऑफ मैनिपुलेशन रूटीन्स विच कंसिस्ट अ रूटीन्स फॉर एवरी लीगल डेटा मैनिपुलेशन एंड एक्शंस इन द सोर्स लैंग्वेज, ठीक है। आपको पता है एग्जीक्यूशन के दौरान अगर कोई चेंजेस हुए हैं, ठीक है, कुछ को अगर एरर आ रहा है, मतलब बाद में अगर उसे मॉडिफाई हो रहे हैं कुछ वैल्यू, तो बाद में उसे क्या करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर कोई डेटा मैनिपुलेशन एक्शन अगर परफॉर्म हो रहा है आपके प्रोग्राम में, ठीक है, एग्जीक्यूशन के वक्त, तो क्या करना पड़ता है, हमें उसे अपडेट करना पड़ता है। इस वजह से भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा मैनिपुलेशन रूटीन्स क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ता है, ठीक है। ये इतना ज़रूरी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, इस वजह से यहाँ पे मैंने दिया है, ठीक है। अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप रेफरेंस बुक या टेक्स्ट बुक से क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। उन दोनों में आपको कंप्लीटली क्लैरिटी मिल जाएगी कि दोनों काम कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर का डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपैरिजन बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कंपाइलर का कॉलम लिखा है और यहाँ पे इंटरप्रेटर का। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा, कंपाइलर स्कैन और रीड्स होल प्रोग्राम एंड कन्वर्ट इनटू मशीनरी कोड, ठीक है। आपको पता है कंपाइलर आपका एक ही टाइम में क्या करता है, सभी आपका सोर्स प्रोग्राम स्कैन करता है और उसका जो भी मशीनरी कोड है, ठीक है, जो भी एग्जीक्यूशन कोड है वो क्या करता है, क्रिएट करता है। लेकिन इंटरप्रेटर देखिए, इंटरप्रेटर रीड्स प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एंड ट्रांसलेट वन लाइन एट अ टाइम, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या करता है, हमने पिछले डेफिनेशन में भी देखा कि लाइन बाय लाइन प्रोग्राम क्या करता है, स्कैन करता है, मतलब एक लाइन स्कैन की उसका एग्जीक्यूशन करेगा, ठीक है। लाइन बाय लाइन क्या करता है, ट्रांसलेट करता है और क्या करता है, प्रोग्राम इंटरप्रेट करता है, मतलब रीड करता है वन लाइन एट अ टाइम, ठीक है, एक लाइन एट अ टाइम क्या करता है, रीड करता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेकंड है इसका, टारगेट प्रोग्राम दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मशीनरी कोड विल बी जनरेटेड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आपका टारगेट प्रोग्राम जनरेट होता है, वो जो कौन से फॉर्म में होता है, आपके मशीनरी कोड फॉर्म में होता है। क्योंकि आपको पता है कंपाइलर क्या करता है, आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी आपके C++, जो भी आपके लैंग्वेज है उनका कन्वर्जन किस में करता है, आपके मशीनरी फॉर्म में करता है, मतलब बाइनरी फॉर्म में करता है। क्योंकि आपको फाइनल क्या चाहिए, आपका प्रोग्राम आपके मशीनरी फॉर्म में चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है आपके सिस्टम पे, ठीक है, और आपके कंप्यूटर सिस्टम को बाइनरी ही समझ में आती है, ठीक है। तो इसलिए उसे डायरेक्टली क्या करना पड़ता है, एक फॉर्म में मशीनरी कोड में उसे कन्वर्ट करना पड़ता है, और जो क्या करता है, आपका टारगेट प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो कौन क्रिएट करता है, आपका कंपाइलर। लेकिन यहाँ पे देखिए, डू नॉट जनरेट एनी इंटरमीडिएट कोड प्रोग्राम लाइक कंपाइलर, ठीक है। यहाँ पे कोई एक टारगेट प्रोग्राम, एक मशीनरी कोड फॉर्म नहीं होता है। क्यों फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप पूरा प्रोग्राम स्कैन नहीं करते, इसमें क्या करते हैं, आप एक लाइन स्कैन करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, दूसरी स्कैन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। इस वजह से उसकी ज़रूरत ही नहीं है कि आप क्या करें, कोई कोड बनाए, ठीक है। तो इस वजह से ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट करने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये फीचर यहाँ पे क्या होता है, ये टारगेट मशीनरी कोड यहाँ पे आता नहीं है, ठीक है। एक्चुअली इंटरप्रेटर क्या करता है, आपका बाइट फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करता है प्रोग्राम का। और जनरली हम जिस लैंग्वेज में हम अपने, मतलब आपका सोर्स प्रोग्राम जिस लैंग्वेज में होता है उसी लैंग्वेज में आपका इंटरप्रेटर होता है, ठीक है। जिस वजह से वो कोड क्या होता है, पोर्टेबल भी होता है, ठीक है। अब इतना डिटेल में नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखिए कि क्या होता है, यहाँ पे इंटरमीडिएट कोड नहीं होता है, ठीक है। इसके टाइप में भी हम देखेंगे, दो टाइप होते हैं इंटरप्रेटर के, उसमें आपको डायग्रामेटिकली मैं बताऊंगा, उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्ड है हमारा, एरर जनरेशन इज डन आफ्टर होल प्रोग्राम इज स्कैन, ठीक है। एरर कब जनरेट होता है, जब पूरा प्रोग्राम स्कैन किया जाता है, उसके बाद ही क्या होते हैं, जो भी एरर जनरेशन है वो प्रोसेस क्या होती है, तब होती है। मतलब आपकी डिबगिंग, बग्स एंड एरर फाइंड आउट करने की प्रोसेस बाद में होती है, ठीक है। आपको पता है
बाद में ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। और नेक्स्ट देखिए, एरर जनरेशन टेक्स प्लेस लाइन बाय लाइन। अब यहाँ पे लाइन बाय लाइन क्यों होगा? ऑब्वियसली अगर यहाँ पे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रहा है तो एरर भी तभी जनरेट होंगे। अगर उस लाइन में कोई एरर होगा तो क्या होगा, यहाँ पे वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। ठीक है, सिंपल लॉजिक है, एरर जनरेशन टेक्स प्लेस लाइन बाय लाइन। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ है हमारा, टेक्स मोर टाइम फॉर ट्रांसलेशन एज कंपेयर टू इंटरप्रिटर। यहाँ पे देखिए, ये जनरली ट्रांसलेशन का टाइम क्या करता है, ज़्यादा लेता है कंपेयर टू इंटरप्रिटर। ट्रांसलेशन मतलब क्या है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब आपका जो सोर्स प्रोग्राम है उससे आपको टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट करने का जो टाइम है वो क्या लेता है, ज़्यादा लेता है। और यहाँ पे देखिए, टेक्स लेस ट्रांसलेशन टाइम एज कंपेयर टू कंपाइलर। ठीक है, इसका खुद का ट्रांसलेशन होता है, ठीक है, लेकिन ये इंटरमीडिएट कोड नहीं होता है। ठीक है, ये एक्चुअली इंटरमीडिएट कोड नहीं होता है, इसका खुद का ट्रांसलेशन होता है लेकिन वो इंटरमीडिएट कोड नहीं होता है। वो क्या होता है, एक सिंपल आपका कोड कह सकते हैं हम उसे, जो इनबिल्ट क्या होता है आपके इंटरप्रेटर में ही होता है। ठीक है, मतलब एट अ टाइम ऑफ इंटरप्रिटेशन ही वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इस वजह से हम उसे इंटरमीडिएट कोड नहीं कहते। ठीक है, क्योंकि स्मॉल कोड होता है उसी लाइन के लिए, मतलब कंप्लीट प्रोग्राम के लिए आपका इंटरमीडिएट कोड नहीं होता है, स्मॉल प्रोग्राम होता है, मतलब स्मॉल कोड होता है एक सिंपल लाइन के लिए। इस वजह से यहाँ पे देखिए, टेक लेस ट्रांसलेशन टाइम एज कंपेयर टू कंपाइलर। लेकिन यहाँ पे देखिए, एक 5th नंबर का डिफरेंस यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्टरी है थोड़ा। मतलब यहाँ पे देखिए, इट टेक्स लेस टाइम टू द एग्जीक्यूशन ऑफ कंपाइलर प्रोड्यूस मशीन कोड। मतलब आपका जो भी मशीन कोड आपका क्रिएट हुआ है, मतलब आपके प्रोग्राम का जो भी मशीन कोड क्रिएट हुआ है, उसे एग्जीक्यूट करने का टाइम, उसे एग्जीक्यूशन करने का टाइम, ओवरऑल टाइम क्या होता है यहाँ पे, लेस होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, व्हेन अ ट्रांसलेटेड प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड इट टेक्स मोर टाइम कंपेयर टू कंपाइलर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट होता है, इस वजह से आप अगर ओवरऑल अगर इसका कंपैरिजन करें पूरे प्रोग्राम का, तो इसका ट्रांसलेशन टाइम क्या होगा, इसके कंपाइलर से क्या होगा, कंपैरेटिवली लेस, कंपैरेटिवली क्या होगा, मोर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका ट्रांसलेशन क्या है, फास्टर है। यहाँ पे देखिए, इसका ट्रांसलेशन मतलब इसका मशीन कोड बनाना, कंपाइलर का मशीन कोड बनाना क्या है, मोर टाइम लेता है। और यहाँ पे देखिए, इसका ट्रांसलेशन लेस टाइम लेता है। लेकिन वही मशीन कोड अगर हमें एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रोसेस होते हैं, एक ट्रांसलेशन करना पड़ता है और दूसरा उसे एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ठीक है, इस वजह से इसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, यहाँ पे लेस है कंपाइलर का, क्योंकि आपका सभी कोड क्या होता है, एक ही मशीन कोड में होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये ट्रांसलेशन में जरूर कम टाइम लेता है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या होता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का टाइम ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कंपाइलर। ठीक है, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है 4th एंड 5th नंबर का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और यहाँ पे हम बोल नहीं सकते कि कौन ज़्यादा फास्टर है किससे। ठीक है, ये डिपेंड करता है, आपका कंपाइलर फास्टर है या आपका इंटरप्रेटर फास्टर है। ये कैसे डिपेंड करेगा, अगर आपके स्टेटमेंट में, आपके प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन के वक्त अगर मॉडिफाइड स्टेटमेंट होंगे, ठीक है, ज़्यादा मॉडिफिकेशन लग रहे हैं स्टेटमेंट में, ठीक है, तो आपका इंटरप्रेटर वहाँ पे क्या करेगा, फास्टली परफॉर्म करेगा। और अगर आपके मॉडिफिकेशन कम है आपके स्टेटमेंट में, आपके प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन के वक्त, तब क्या होगा, आपका कंपाइलर क्या करेगा, फास्टर परफॉर्म करेगा। ठीक है, लेकिन दोनों क्या होते हैं, कुछ सेकंड में ही क्या करते हैं, आपका एग्जीक्यूशन करते हैं। इस वजह से कुछ सेकंड का क्या होता है, फर्क आ सकता है, लेकिन इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि कौन फास्टर है किससे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम के इन्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, मतलब आपके प्रोग्राम के हिसाब से ये क्या कर सकता है, वेरी हो सकता है। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, 6 नंबर का है एग्जाम्पल ऑफ लैंग्वेज कंपाइलर्स। ठीक है, कौन से लैंग्वेज कंपाइलर यूज़ करते हैं, यहाँ पे देखिए, सी हो गई, C++ हो गई। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा है, कंपाइलर में मैंने आपको बताया है। और नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इंटरप्रेटर कौन यूज़ करता है, एग्जाम्पल्स ऑफ लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स। यहाँ पे देखिए, पाइथन हो गया, रूबी हो गया, ये लैंग्वेज क्या करते हैं, इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम इंटरप्रेटर के 2 टाइप्स देखेंगे। ठीक है, उसमें आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन में बताऊंगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्योर एंड इम्प्योर इंटरप्रेटर। यहाँ पे देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरप्रेटर। फर्स्ट है हमारा प्योर एंड सेकंड है हमारा इम्प्योर इंटरप्रेटर। नेक्स्ट देखिए, प्योर इंटरप्रेटर कैन बी डिफाइन एज एन इंटरप्रेटर दैट मेंटेन्स अ सोर्स प्रोग्राम इन इट्स सोर्स फॉर्म टिल इट कंप्लीटली गेट्स इंटरप्रेटेड। ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, सोर्स प्रोग्राम का फॉर्म ये क्या करता है, मेंटेन करता है,
कब तक मेंटेन करता है, जब तक वो पूरा प्रोग्राम क्या नहीं कर देता, इंटरप्रेट नहीं कर देता, ठीक है। मतलब बीच में किसी भी फॉर्म में क्या नहीं होता, ट्रांसफर नहीं होता, डायरेक्टली आपका रिजल्ट क्या होता है, सोर्स प्रोग्राम टू रिजल्ट डायरेक्टली क्या होता है, आपका एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एन इम्प्योर इंटरप्रेटर इज डिफाइन एज एन इंटरप्रेटर दैट डज सोर्स प्रोग्राम्स प्रिलिमिनरी प्रोसेसिंग थ्रू आउट इंटरप्रिटेशन टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ एनालिसिस। यहाँ पे देखिए आपका इम्प्योर इंटरप्रेटर किस लिए डिफाइन किया गया है, मतलब क्यों बनाया गया है, कि आपकी मिनिमाइज कर सके कॉस्ट किसकी, एनालिसिस की, ठीक है। एनालिसिस फेज की कॉस्ट आपकी मिनिमाइज कर सके, मतलब आपको कॉस्ट मतलब यहाँ पे क्या है, आपका जो लगने वाला टाइम है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन में लगने वाला जो टाइम है वो क्या कर सके, कम कर सके, मिनिमाइज कर सके, ठीक है। इसकी प्रिलिमिनरी प्रोसेसिंग इंटरप्रिटेशन में क्या होती है, मिनिमाइज करना एनालिसिस की कॉस्ट, ठीक है। मतलब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपका टाइम क्या करना, जनरली आपके सिंपल इंटरप्रेटर से इसका काम क्या है, जनरली इसका टाइम क्या होना, एग्जीक्यूशन का टाइम थोड़ा कम करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैसे करता है। नेक्स्ट देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ प्योर इंटरप्रेटर द ओरिजिनल प्रोग्राम और सोर्स प्रोग्राम हैज़ टू बी मेंटेन इन द मेमोरी, दिस कॉजेस ओवरहेड। यहाँ पे देखिए आपको इंटरप्रेटर में, यहाँ पे देखिए प्योर इंटरप्रेटर में आपको क्या करना पड़ता है, प्रोग्राम मेमोरी में आपको लोड करना पड़ता है ओरिजिनल प्रोग्राम, और उसे हम कह सकते हैं सोर्स प्रोग्राम, ठीक है। क्योंकि हमें रन करना है तो मेमोरी में लोड करना पड़ेगा। और उसके बाद देखिए, ठीक है, जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करते, हम क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं। तब हर बार हमें क्या करना पड़ता है, एक्सेस करना पड़ता है, और फिर उसका मीनिंग मतलब उसके एक्शन हमें क्या करनी पड़ती है, उसकी कन्वर्ट करनी पड़ती है, मतलब उसे ट्रांसलेट करना पड़ता है, मतलब उसे इंटरप्रेट करना पड़ता है, समझना पड़ता है उसका मीनिंग, और फिर से हमें एग्जीक्यूट करना पड़ता है। फिर से नेक्स्ट टाइम क्या करना पड़ता है, नेक्स्ट लाइन आपको क्या एक्सेस करनी पड़ती है, फिर से उसका मीनिंग मतलब उसके एक्शन क्या करनी पड़ती है, एनालाइज करके फिर से एग्जीक्यूट करना पड़ता है, ठीक है। तो मेमोरी से हर बार क्या करना पड़ता है, हमें इंटरेक्शन करना पड़ता है। ये क्या कॉज करता है, आपका ओवरहेड ऑफ एनालिसिस व्हेन स्टेटमेंट इज इंटरप्रिटेड। तो आपके अगर ज़्यादा स्टेटमेंट होंगे, मतलब हर एक स्टेटमेंट में क्या होता है, ओवरहेड ऑकर होता है। अब ये ओवरहेड का क्या होता है, आपका ओवरहेड मतलब आपका हो सकता है, आपका टाइम हो सकता है, आपकी मेमोरी हो सकती है, आपकी बैंडविड्थ हो सकती है, ठीक है। इस केस में क्या हो सकता है, आपका टाइम एंड मेमोरी, ठीक है। टाइम क्या लगेगा, ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा, ठीक है। हर बार आपको मेमोरी को एक्सेस करना पड़ रहा है, और बाद में आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको एग्जीक्यूशन के लिए भी टाइम लगेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। इट कॉजेस ओवरहेड ऑफ एनालिसिस, ठीक है। स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए भी क्या लगेगा, इसको ओवरहेड लगेगा, मतलब इन शॉर्ट में क्या लगेगा, इसे टाइम लगेगा, ठीक है, इंटरप्रेट करने के लिए। तो इस वजह से इस सिंपल इंटरप्रेटर को क्या लग रहा है, ओवरहेड जनरेट हो रहे हैं। इस वजह से हमने क्या किया, मतलब डेवलपर ने क्या किया, आपका इम्प्योर इंटरप्रेटर डेवलप किया, जो क्या काम करता है, यहाँ पे देखिए, फॉर डिक्रीजिंग ओवरहेड ऑफ एनालिसिस इन द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड इम्प्योर इंटरप्रेटर डज फ्यू प्रोसेसिंग रिलेटेड टू सोर्स प्रोग्राम, ठीक है। एक तो ये क्या करता है, ओवरहेड क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। जिसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, प्रोसेसिंग करनी पड़ती है आपके सोर्स प्रोग्राम पे। अब आपके पिछले मतलब आपके सिंपल इंटरप्रेटर क्या करता था, आपका सोर्स प्रोग्राम का डायरेक्टली आपके रिजल्ट में कन्वर्ट करता था, यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग नहीं होती थी, ठीक है। और यहाँ पे ओवरहेड भी जनरेट होता था, क्योंकि मेमोरी से एक्सेस करना, उसे समझना, उसे एग्जीक्यूट करना, फिर से नेक्स्ट स्टेटमेंट एक्सेस करना, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे देखिए इम्प्योर इंटरप्रेटर इन्वेंट हुआ, जिसमें क्या होती है, कुछ प्रोसेसिंग होती है रिलेटेड टू सोर्स प्रोग्राम। अब ये प्रोसेसिंग क्या होती है, जो आपका ओवरहेड डिक्रीज करने के लिए यूज होती है। यहाँ पे देखिए, द प्रोग्राम इज कन्वर्टेड इन इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब क्या है, ट्रांसलेशन, ठीक है। कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होती है, कंपाइलर के लिए ट्रांसलेशन होता है। सिमिलरली आपका इंटरप्रिटेशन प्रोसेस मतलब क्या है, आपकी ट्रांसलेशन की प्रोसेस, प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने की प्रोसेस, क्योंकि एग्जीक्यूट करने से पहले हमें ट्रांसलेट करनी पड़ती है, ठीक है। हमने डिफरेंस में ट्रांसलेशन आपको पता है, ठीक है, डिफरेंस में देखा है हमने। नेक्स्ट देखिए, प्रोग्राम इज कन्वर्टेड इन इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन, दिस इज यूज फॉर स्पीडिंग अप द इंटरप्रिटेशन प्रोसेस, ठीक है। तो अब क्या होता है, आपका इंटरप्रिट करने से पहले क्या करना पड़ता है हमें, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे क्या होता है, कन्वर्जन होता है,
और यहाँ पे जिसकी मदद से क्या होता है, इट इज़ यूज फॉर स्पीडिंग अप द इंटरप्रिटेशन प्रोसेस। और ये इंटरप्रिटेशन प्रोसेस क्या करती है, फास्ट करती है। मतलब अगर इस इंटरप्रिटेशन प्रोसेस अगर हम देखें सिंपल इंटरप्रिटेशन प्रोसेस, तो इस इंटरप्रेटर को क्या लगेगा, टाइम लगेगा एज कंपेयर टू दिस इंटरप्रेटर। मतलब आपका सोर्स प्रोग्राम एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में एक ऐसे फॉर्म में डिज़ाइन किया जाता है जो आपके इंटरप्रेटर को समझने के लिए क्या होता है, आसान होता है। इन सिंपल लैंग्वेज अगर ये सोर्स प्रोग्राम है, ठीक है, ये सोर्स प्रोग्राम है, अगर आपके डायरेक्टली इंटरप्रेटर को दिया जाए तो इंटरप्रेटर को वो समझने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है और ये ओवरहेड जनरेट होते हैं, ठीक है, मतलब उसे ज़्यादा टाइम लगता है उसे एनालाइज करने के लिए। लेकिन यहाँ पे इम्प्योर इंटरप्रेटर में क्या होता है, आपका सोर्स प्रोग्राम एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन जिसे हम कहते हैं, जिसमें क्या होता है और कौन करता है वो कन्वर्ट, आपका प्री प्रोसेसर करता है आपके इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट, जो आपके इंटरप्रेटर को समझने के लिए क्या होता है, आसान होता है। मतलब आपका सोर्स प्रोग्राम क्या होता है, यहाँ पे कन्वर्ट होता है आपका इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में आपका सोर्स प्रोग्राम, और बाद में वो किसे दिया जाता है, आपके इंटरप्रेटर को क्या किया जाता है, दिया जाता है। जो आपका इंटरप्रेटर क्या करता है, इजीली अंडरस्टैंड करता है और फास्टली क्या करता है, वो एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। ठीक है, आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन डायरेक्टली फास्टली परफॉर्म होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए, दिस इज यूज फॉर स्पीडिंग अप द इंटरप्रिटेशन प्रोसेस, और इस वजह से क्या होता है, इंटरप्रिटेशन फास्ट हो जाता है, क्योंकि वो मतलब इंटरमीडिएट कोड बनाने की वजह से क्या होता है, वो समझने के लिए इंटरप्रेटर को आसान हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, एज अ कोड कंपोनेंट, ठीक है, मतलब उसका कोड एनालाइज करने के लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, बट सिंस द एंटायर प्रोग्राम हैज़ टू बी प्री प्रोसेस आफ्टर एनी मॉडिफिकेशन, मतलब फिर भी हमें क्या करना पड़ता है, अगर कोई मॉडिफिकेशन हो प्रोग्राम में, आफ्टर एनी मॉडिफिकेशन हमें क्या करना पड़ता है, एंटायर प्रोग्राम हैज़ टू बी प्री प्रोसेस। ठीक है, मतलब ये प्री प्रोसेस हमें करना ही पड़ता है। ठीक है, अगर कोई मॉडिफिकेशन हो तो उसे भी हमें प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, इट एड्स अ फिक्स ओवरहेड एट द स्टार्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशन, और इस वजह से क्या होता है, थोड़ा ओवरहेड क्या होता है, जनरेट होता है। ठीक है, प्योर इंटरप्रेटर में क्या है, ओवरहेड है, जिसे हमें कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए इम्प्योर इंटरप्रेटर यूज करते हैं। लेकिन फिर भी इम्प्योर इंटरप्रेटर में भी थोड़ा ओवरहेड जनरेट होता है। कैसे, क्योंकि अगर कोई मॉडिफिकेशन हो तो उसे भी प्री प्रोसेस करना पड़ेगा और बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, उसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और उस प्री प्रोसेस के लिए क्या लगेगा, थोड़ा ओवरहेड लगेगा, फिक्स ओवरहेड लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर भी आपका इम्प्योर इंटरप्रेटर क्या है, इफेक्टिव है। ठीक है, मतलब दोनों में अगर फास्टर इंटरप्रेटर अगर कोई कहा जाए तो आपका प्योर इंटरप्रेटर से इम्प्योर इंटरप्रेटर क्या है, फास्टर है। ठीक है, डायग्राम बड़ी है लेकिन ये क्या है, फास्टर है, और ये क्या है, आपका स्लोअर है। ठीक है, तो आई होप दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें क्या होता है, सिंपल कन्वर्जन होता है, लेकिन इसमें एक आईआर फॉर्म क्रिएट किया जाता है। मतलब आपका प्रोग्राम एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में फॉर्म में बनाया जाता है, जो आपके इंटरप्रेटर को समझने के लिए आसान होता है, और वो फास्टली उसका क्या कर देता है, कन्वर्जन कर देता है। मतलब आपका रिजल्ट डायरेक्टली क्या होता है, शो होता है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे पी कोड कंपाइलर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पी कोड कंपाइलर। यहाँ पे देखिए, द कंसेप्ट ऑफ पी कोड कंपाइलर इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द इंटरप्रेटर इन द सेंस दैट इन बोथ केसेस द सोर्स प्रोग्राम इज एनालाइज एंड कन्वर्टेड इनटू इंटरमीडिएट फॉर्म विच इज देन एग्जीक्यूटेड इंटरप्रेटिवली। यहाँ पे देखिए, पी कोड कंपाइलर आपके इंटरप्रेटर से बहुत सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपका सोर्स प्रोग्राम एनालाइज किया जाता है और उसका कन्वर्जन होता है इंटरमीडिएट फॉर्म में, विच इज देन एग्जीक्यूटेड इंटरप्रेटिवली। ठीक है, वो बाद में एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, मतलब पी कोड कंपाइलर आपका इंटरप्रेटर से सिमिलर है। नेक्स्ट देखिए, इन पी कोड कंपाइलर दिस इंटरमीडिएट फॉर्म इज द मशीन लैंग्वेज ऑफ अ हाइपोथेटिकल कंप्यूटर कॉल्ड एज सुडो मशीन और पी मशीन। यहाँ पे देखिए, आपका जो भी पी कोड कंपाइलर है, ये क्या है, आपका इंटरमीडिएट फॉर्म है। ठीक है, पी कोड कंपाइलर क्या है, आपका इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, जो क्या होता है, आपका हाइपोथेटिकल कंप्यूटर का, मतलब कोई मशीन का क्या हो सकता है, पी मशीन का, मतलब हम हाइपोथेटिकल कंप्यूटर का मतलब किसी मशीन का क्या है, वो सुडो मशीन है या पी मशीन कोड है। ठीक है, या उसे हम कहते हैं सुडो मशीन या पी मशीन। ठीक है, हाइपोथेटिकल कंप्यूटर का मतलब किसका है, यहाँ पे हमने एक जावा वर्चुअल मशीन का एग्जांपल लिया है। ठीक है, वो क्या है, हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, एज शोन इन फिगर द सोर्स प्रोग्राम इज कंपाइल गिवन एन ऑब्जेक्ट कोड इन पी कोड। ठीक है, आपका सोर्स प्रोग्राम क्या होता है, कंपाइल होता है। ठीक है, कौन कंपाइल करता है, आपका कंपाइलर। ठीक है, जिसे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पी कोड कंपाइलर होता है। इसका कन्वर्जन होता है आपका ऑब्जेक्ट कोड में। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड इन पी कोड। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम किसके फॉर्म में होता है, पी कोड के फॉर्म में होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए,
दिस पी कोड प्रोग्राम इज देन रीड एंड एग्जीक्यूटेड अंडर द कंट्रोल ऑफ पी कोड इंटरप्रेटर। ठीक है, ये सिंपल इंटरप्रेटर नहीं है जो हम इंटरप्रेटर कंसेप्ट में हमने देखा है पहले। ठीक है, ये पी कोड इंटरप्रेटर है। ठीक है, जो किसका पार्ट है, आपके पी कोड कंपाइलर का पार्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये इसका इंटरप्रेटर है, ये आपके सिंपल इंटरप्रेटर से अलग है। ठीक है, जो क्या करता है, आपका पी कोड कोड क्या करता है, एग्जीक्यूट करने का काम करता है। ठीक है, मतलब आपका कंट्रोल कॉल लेता है, बाद में इंटरप्रेटर लेता है आपका पी कोड इंटरप्रेटर। नेक्स्ट देखिए इसका एडवांटेज क्या है। ठीक है, फर्स्ट एडवांटेज है पोर्टेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। यहाँ पे देखिए, नो नीड टू जनरेट डिफरेंट कोड फॉर दी डिफरेंट कंप्यूटर। ठीक है, आपका जो भी प्रोग्राम होगा वो आप कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इसको ज़रूरत नहीं है डिफरेंट कोड फॉर दी डिफरेंट कंप्यूटर। ठीक है, मतलब हर बार अलग अलग कोड आपको, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट कोड है या आपको हर बार क्या होता है, अलग अलग आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हर बार आपको प्रोग्राम कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल कहा जाए, आप डायरेक्टली ये कोड उठा के आप क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेम पी कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन एनी मशीन दैट हैज अ पी कोड इंटरप्रेटर। ठीक है, पी कोड इंटरप्रेटर चाहिए सिर्फ हमको, डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, साइज ऑफ पी कोड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज मच स्मॉलर। और सेकंड एडवांटेज है कि इसकी साइज भी क्या होती है, पी कोड ऑब्जेक्ट कोड की कम होती है, स्मॉलर होती है एज कंपेयर टू आपका मशीन कोड। ठीक है, अगर हमने सिंपल मशीन लैंग्वेज में अगर इसका कन्वर्जन कर दिया आपके सोर्स प्रोग्राम का, तो वो उसकी साइज और आपके इस ऑब्जेक्ट कोड की साइज, इस सोर्स प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट कोड की साइज क्या है, पी कोड की साइज क्या है, सिमिलर स्मॉल होती है एज कंपेयर टू अगर हमने सोर्स प्रोग्राम का कन्वर्जन अगर हमने कर दिया डायरेक्टली मशीन कोड में। ठीक है, मशीन कोड से पी कोड की साइज क्या होती है, सिंपली कम होती है। ठीक है, एक डिसएडवांटेज है इसका, एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, इज स्लोअर, मच स्लोअर देन द एग्जीक्यूशन ऑफ द इक्विवेलेंट मशीन कोड। ठीक है, साइज कम होती है लेकिन इसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, थोड़ा स्लोअर है एज कंपेयर टू मशीन कोड। मतलब सोर्स प्रोग्राम का डायरेक्टली आपने मशीन कोड में अगर कन्वर्ट कर दिया तो वो एग्जीक्यूशन फास्ट होगा एज कंपेयर टू पी कोड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसका एग्जांपल लिया है हमने कि पोर्टेबल कैसे है। ठीक है, पोर्टेबल कैसे है यहाँ पे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है जावा कंपाइलर, पी कोड कंपाइलर का एग्जांपल क्या है, जावा कंपाइलर। इट जनरेट्स बाइट कोड। ठीक है, इसे बाइट कोड कंपाइलर भी कहते हैं, इट जनरेट बाइट कोड। ठीक है, आपको पता है जावा क्या करता है, जावा प्रोग्राम कंपाइल करने के बाद उसका बाइट कोड क्या होता है, क्रिएट होता है। ठीक है, विच इज हाई लेवल मशीन इंडिपेंडेंट कोड। ठीक है, जो क्या होता है, हाई लेवल मशीन इंडिपेंडेंट कोड होता है। ठीक है, जावा आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है जिसका हाई लेवल मशीन इंडिपेंडेंट कोड क्रिएट होता है, जो होता है आपका बाइट कोड फॉर अ हाइपोथेटिकल मशीन। ठीक है, फॉर अ हाइपोथेटिकल मशीन मतलब कि कौन से हाइपोथेटिकल मशीन के लिए, कॉल्ड है जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, जेवीएम आपने नाम सुना होगा कि अगर आपको जावा का प्रोग्राम अगर रन करना है किसी भी मशीन पे, अगर हमने कंपाइल कर दिया है तो उसकी जो भी ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हुई है, मतलब जो भी उसका जो बाइट कोड है, वो डायरेक्टली आप फाइल वो क्या कर सकते हैं, बाइट कोड की वो फाइल आप कॉपी करके दूसरे मशीन में आप डायरेक्टली रन कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या चाहिए, ये हाइपोथेटिकल मशीन चाहिए जेवीएम। मतलब आपके अगर सेकंड कंप्यूटर में अगर जेवीएम इंस्टॉल है तो डायरेक्टली आप वो बाइट कोड, मतलब वो बाइट कोड की फाइल, वो कंपाइल की हुई फाइल आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली रन कर सकते हैं। यहाँ पे पी कोड इंटरप्रेटर कौन है, आपका जावा वर्चुअल मशीन है। ठीक है, समझ में आ रहा है, आपका जावा क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट है, मतलब क्या है, पोर्टेबल है। ठीक है, पोर्टेबल है कैसे, आपको पता है, सिर्फ आपको जेवीएम चाहिए, आप डायरेक्टली कंपाइल किया हुआ प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट फाइल के आप, मतलब आप डायरेक्टली कोई भी ऑब्जेक्ट फाइल जावा की कंपाइल की हुई डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या चाहिए, जेवीएम उस पर इंस्टॉल चाहिए। ठीक है, तो यही था आपका पी कोड कंपाइलर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ठीक से लिख लीजिए। ओके, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहीं पे हमारा चैप्टर क्या होता है, ओवर होता है। तो यही था इस वीडियो में। थैंक यू।